हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है हमारी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं रिकॉर्डेड वर्जन में, थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन मेंस के लिए साइंस और मैथ्स की जो क्लासेस हैं आपको जो भी मिल रही हैं, उनसे आपका कंटेंट डे बाय डे बेहतरीन हो रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा और आपके कंसेप्ट्स, आपके डाउट्स और आपके बहुत पुराने डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, जिनको आप लंबे समय से पाले बैठे थे। बहुत सारे टीचर्स की क्लास देखी, बहुत सारे अच्छे नामी टीचर्स को पढ़ा, लेकिन वो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन पर किसी ने ना काम किया और ना आपकी वो समस्याएं सॉल्व हो पाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर्स को चीजें नहीं आती हैं, बट जिस नजरिया उनका जिस विस्तृत लेवल पर, जिस ब्रॉड लेवल पर पहुंच चुका होता है, बच्चों की छोटी छोटी समस्याएं उन्हें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो ये समस्या आती है जिसके कारण बच्चे ग्राउंड लेवल पर चीजें सीख नहीं पाते, अक्सर रटते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने 2 टॉपिक पढ़े, दोनों ही टॉपिक्स में आपने बेहतरीन कंटेंट को रीच किया होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि वो दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि उसके बाद आपका केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बहुत हद तक बदला होगा। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की बात करें, वहां पर जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मिक्सचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या है, मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, विद एग्जांपल मैंने चीजें आपके सामने रखी है। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को जिस लेवल पर और जिस रिदम और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्रेजेंट किया आपके, वो बहुत यूनिक है। वो आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसने उस कंटेंट को देखकर और केमिस्ट्री की अपने उलझनों को सॉल्व ना किया हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छे अच्छे धुरंधरों को लिखना नहीं आता, चुटकियों में आपने सीखा होगा। और अब जो टॉपिक आगे है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको फील होगा कि आप एक टॉप लेवल साइंस, एक देसी लैंग्वेज में, एक बहुत ही सिंपल भाषा में आप बड़ी उलझनों को सॉल्व कर रहे हो, है ना। कि आप मतलब सोचेंगे कि पीरियोडिक टेबल जैसी चीज को इतना सटीक तरीके से दिमाग में बिठाया जा सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा और आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैंने अपने आप को बहुत तैयार किया है ताकि मैं मेरी बातों को एक एवरेज, एक बिलो एवरेज बच्चे के माइंड में मैं कैसे बिठा पाऊं। ये पिछले 2 टॉपिक्स में किया है, इस टॉपिक में भी करेंगे और आगे के हर टॉपिक में इस चुनौती को पार करेंगे। और आप देखेंगे कि आप केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो, आप कितने बढ़िया तरीके से चीजों को देखना चालू करेंगे। आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, सिलेबस में मेंशन हो नहीं हो, यह टॉपिक पढ़े बिना केमिस्ट्री अधूरी है बॉस। इसको पढ़ेंगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, उनका कैटेगराइजेशन, कैसे प्रॉपर्टीज बदलती हैं, कैसे साइज बदलती है, कैसे डेंसिटी बदलती है, कैसे मेटलिक प्रॉपर्टीज, कैसे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस तरीके से आपको मैंने कह दिया 47 नंबर का एलिमेंट कहां है, चुटकियों में बताओगे आप, वो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो देखना बिंदास तरीके से, बड़ा मजा आपको आएगा। YouTube पर सब कुछ फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, हमें तो सर पेड बैचेस में ही जाना है, हमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चाहिए, क्लासेस ढूंढनी नहीं है, इंतजार नहीं करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए जयदीप सर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है अभ्यास मैथ्स, अभ्यास मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अभ्यास मैथ्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर आपको कोर्सेज वाले फोल्डर में, ऑल कोर्सेज वाले फोल्डर में आपको एक मैथ साइंस का कॉम्बो बैच देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, मैथ्स और साइंस का स्पेशल कॉम्बो बैच है ये, कंप्लीट है ना, और वो भी शिक्षक ग्रेड 3rd लेवल 2 के लिए। नेक्स्ट आगे बात अगर हम करें तो शिक्षा साथी बैच जयदीप सर का ओनली मैथमेटिक्स का, और एक स्पेशल साइंस का कोर्स जो बच्चे स्पेशल मैथमेटिक्स या स्पेशल साइंस चाहते हैं उनके लिए। बाकी बिंदास, इस बात को दिमाग में ही मत लाना कि पेड़ में नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा, अपना सब सेम है, ईमानदारी से काम करते हैं और हर बच्चे के साथ न्याय करने का विचार रखते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा ऐसा ना महसूस करे कि यार जयदीप सर का, पाठक सर का कंटेंट थोड़े पैसे होते तो मिल जाता, पैसे नहीं है, नहीं भाई तू भी पढ़ेगा, है ना, सब पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है, और बेहतरीन पढ़ेंगे, क्लियर। तो मस्त होकर पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए। हम लोग एक क्रांति लाने के लिए यहां पर हैं। क्रांति, क्या क्रांति? नॉलेज, भर भर कर नॉलेज, बढ़िया नॉलेज, सटीक नॉलेज, भर भर कर सिलेक्शन, और स्वार्थ बहुत कम। होता तो सबका है, हमारा भी है कि हमें नाम मिले, पहचान मिले, दुआओं में बच्चे याद करें,
है ना। ये तो स्वार्थ है, बिना स्वार्थ का तो कुछ नहीं, लेकिन एक स्वार्थ ऐसा होता है जो दूसरे को नुकसान कर जाता है ना। हमारा वो कंसेप्ट नहीं है, हम केवल बच्चों को अच्छा कंटेंट, अच्छी शिक्षा, घर घर शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, और बच्चों से बदले में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर, और जब भी मिल जाए कहीं पे भी तो उनसे प्यार, सम्मान और दुआएं। बस पढ़िए बिंदास, वीडियो आपके सामने आ रहा है, चलिए आइए। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं, और आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, उन दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका क्या क्या एटॉमिक नंबर है, उनकी क्या क्या वैलेंसीज हैं, उनकी क्या क्या संयोजकताएं हैं, बाहरी विन्यास एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर बाहरी विन्यास S1 है, अगर एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन S1 है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ग्रुप 1 का मेंबर। और अगर बाहरी विन्यास एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है S2 है तो वो क्या कहलाएगा, क्या वैलेंसीज हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 S ब्लॉक में आते हैं। अब P ब्लॉक की चर्चा करते हैं, क्योंकि मोस्टली S और P के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा P ब्लॉक जो चालू होता है ग्रुप 13 से, तो P ब्लॉक में मैं यात्रा स्टार्ट करूंगा ग्रुप 13, ठीक है। और ग्रुप 13 जो होता है, ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरोन परिवार, बोरोन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 13 का जो, अब समझिए ग्रुप जो 13 है ना, वो आपको पता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आपके P ब्लॉक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो ग्रुप 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बाहरी, वो क्या होगा, P1। और इसकी जो संयोजकता होगी, वैलेंसी, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो आपको पता है P जो होता है वो S के बाद आता है ना। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में P जो आएगा वो S के बाद आएगा, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन गए और P का 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता जो होती है वो 3 होती है, मोस्टली +3 होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन देकर और स्टेबल होने की कगार पे आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखते हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं। देखो पहले आपने बैंगन, आलू, गाजर इन थैला तक ही पढ़ा होगा, क्योंकि तब 112 तत्वों की जानकारी थी, लेकिन अब 118 की जानकारी हो गई है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं, देखना जरा, देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला की बात करेंगे तो ये एक्चुअल में एटॉमिक नंबर 113 है, 112 तक खोज हुई थी, ये नियोनियम 113वां एलिमेंट है, ठीक है। तो बैंगन से बन गया आपका बोरोन। अब सबका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Ga4 हो गया गैलियम, ठीक है, Ga4 गैलियम बन गया, In4 बन गया इंडियम, ठीक है, Tl4 बन गया थैलियम, और नहीं 4 बन गया निहोनियम। ये 113वां एलिमेंट है। 113 से 118 तक एलिमेंट्स पर आपको क्या करनी है, नजर रखनी है, वॉच रखनी है, फ्रॉम 113 टू 118, ठीक है। 113 से 118 तक आपको क्या रखनी है, नजर, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है ना। तो ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, बाहरी विन्यास एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन P1 होगा, ये मैं आपको कल ही बता चुका था। उसके बाद हमने बात की है वैलेंसी कितनी लेंगे आप, +3 लेंगे या 3 लेंगे, ठीक है। और बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और जो 113वां एलिमेंट है वो इसमें आया, उसका नाम क्या, निहोनियम, ठीक है। तो बिल्कुल इनके नाम याद रखने हैं। इसी तरह हम चलेंगे किस पर, इसी तरह हम चलेंगे ग्रुप 14 पर, ठीक है। ग्रुप 14 जो होता है इसको आप बोलेंगे कार्बन फैमिली, इसको बोला जाएगा कार्बन परिवार, ठीक है। कार्बन परिवार, तो बाहरी विन्यास हो जाएगा P2, ठीक है। P में 2 इलेक्ट्रॉन और S के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता
इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, संयोजकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी +4 या कह सकते हैं 4। ठीक है, याद रखने के लिए अब पढ़ेंगे आप ट्रिक। तो ट्रिक पढ़ेंगे, कहे शिव जी सुने पार्वती। अब ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, लेकिन अब क्योंकि नया एलिमेंट ऐड हो चुका है तो नए कहे शिव जी सुने पार्वती फुल स्टोरी, ये ट्रिक पढ़ेंगे अब। कहे शिव जी सुने पार्वती फुल स्टोरी। ठीक है, तो C4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन SN टिन, PB लेड और फुल स्टोरी से बनेगा Fl। और Fl कौन सा एलिमेंट होगा, 114वां एलिमेंट होगा। ठीक है, और इनके नाम की बात करें तो C से क्या बनेगा, C से बनेगा कार्बन, Si से बनेगा सिलिकॉन। ठीक है, G से क्या बनेगा, जर्मेनियम बनेगा। Sn से क्या बन जाएगा, Sn से स्टेनम बन जाएगा। स्टेनम किसका नाम है, टिन का। स्टेनम किसका नाम है, टिन का। ठीक है, Pb से बनेगा प्लम्बम, और प्लम्बम किसका नाम है बेटा, प्लम्बम है लेड का नाम। और जो Fl नया एलिमेंट आया है उसका नाम है फ्लोरीवियम। तो फ्लोरीवियम जो है ये Fl एटॉमिक नंबर 114। ठीक है, तो ये एक एक करके अपने को डिस्कस करते जाना है। कहे शिवजी सुने पार्वती फुल स्टोरी, है ना। तो ग्रुप नंबर 13 पढ़ा था, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। तो नहीं से 113वां एलिमेंट बनकर आया जिसका नाम था निहोनियम। ठीक है, इसके बाद कहे शिवजी सुने पार्वती फुल स्टोरी, तो Fl से क्या बनकर आया बच्चों, यहां पे फ्लोरीबियम एटॉमिक नंबर 114। ठीक है, क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं है, बार बार रिवाइज करेंगे, घूमते फिरते इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार, बाहरी विन्यास P3। बाहरी विन्यास क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन हो गया P3। 3 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक के हो गए। तो संयोजकता, अब संयोजकता देखो, या तो 5 2, संयोजकता 5 है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन देने की जगह 3 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों याद रखना कि या तो आपकी जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 है तो या तो 5 डोनेट करके पिछली वाली क्लास पे आ जाओ, या फिर 3 ले लो, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए ये 5 इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। कहां से, नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए मॉस्को में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, ट्रिक याद करने के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए मॉस्को में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब कहां पे बिक गए, मॉस्को में। ये जो MC है मॉस्कोवियम, ये एटॉमिक नंबर 115 स्पेशली याद करने, क्योंकि ये बुक्स में अभी अपडेट होने को आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको स्पेशली आपको फोकस में रखना पड़ेगा। नेपाल 4 आप याद करेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, पाकिस्तान 4 फॉस्फोरस याद करेंगे, P4 फॉस्फोरस। ठीक है, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया 4 आप याद रखेंगे आर्सेनिक। ठीक है, AS, SB एक्चुअली इसका नाम है स्टीबियम है, इसको बोलते हैं एंटीमनी बोला जाता है। ठीक है, और BI से बन गया बिस्मथ, और MC से बन गया मॉस्कोवियम। तो मॉस्कोवियम पूछा जा सकता है, लेटेस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट में मॉस्कोवियम। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 बच्चों, ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो एक एक बात आप तक पहुंचा रहा हूं, विद डिटेल्स पहुंचा रहा हूं, जहां समझने की जरूरत है वहां अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और जहां समझने की जरूरत ही नहीं है, केवल कंटेंट उठाते जाना है, तो वहां कंटेंट लिखते जाते हैं। ठीक है, इसको रिपीट एंड रिवाइज करिएगा, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16। फिर मैं एक बार वापस से इनको याद करवा दूंगा। ग्रुप नंबर 16 इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन इसके लिए एक नाम और आ जाता है, इनको बोला जाता है चेल्कोजन फैमिली। चेल्कोजन फैमिली, चेल्कोजन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों अयस्क बनाते हैं, यानी जो धातुओं के ओर होते हैं जिनसे खनिज प्राप्त किए जाते हैं वो बनाते हैं, इसलिए इनको चेल्कोजन फैमिली में रखा जाता है। ठीक है, बाहरी विन्यास P4 होगा,
संयोजकता की बात करेंगे या तो 6 बोलो, संयोजकता वैलेंसी या तो 6 की बात करो, 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, या 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर ज्यादा होती है। तो यहां से जो आपके ऑक्सीजन फैमिली है ये पूरी तरीके से लगभग इलेक्ट्रॉन देने की जगह लेने की नेचर पे आ जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली में आप पढ़ेंगे ओल्ड स्टाइल से टी पो लवली, क्या पढ़ोगे, ट्रिक पढ़ोगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, है ना। कोई लवली नाम की लड़की है, उसको कोई बंदा कह रहा है। ओल्ड का मतलब हो गया ऑक्सीजन, S4 सल्फर गाइज, Se4 सेलेनियम, सेलेनियम, T4 हो गया टेल्यूरियम, टेल्यूरियम Te, है ना। और पो से बन गया पोलोनियम, और लवली से बन गया लीवरमोनियम। लीवरमोनियम कौन सा एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर 116, ठीक है, LV लीवरमोनियम, ठीक है बच्चों। तो वही याद करेंगे क्या कि ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, चेल्कोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन परिवार भी कह रहे हैं। साथ में साथ बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो याद किए ही, हमने ये भी याद कर लिया कि 116वां एलिमेंट कौन सा डिस्कवर किया गया है। तो ये बेहद जरूरी जो बातें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग बने, आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो, और आप जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाए तो केमिस्ट्री आपके लिए डरावना सब्जेक्ट ना रहे, ठीक है। ग्रुप नंबर 16। इसी तरह हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 पे बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हैलाइड का निर्माण करते हैं। हैलाइड का मतलब है ये सब हेलोजन फैमिली है। क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दोगे ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दोगे आयोडाइड, फ्लोरीन लगा दोगे फ्लोराइड, तो हैलाइड, हेलोजन फैमिली कहते हैं, है ना। और हेलोजन फैमिली जो होती है इनका बाहरी विन्यास p5 होगा। संयोजकता की बात करें 7 इलेक्ट्रॉन दे दो या -1 ले लो, तो सिंपल सी बात है -1 लेने का नेचर ज्यादा है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये मतलब इनका जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेसिटी वो ज्यादा है, ठीक है। अगर हम पढ़े इनकी ट्रिक तो याद करेंगे आप, फिर कल बाहर आई आत्मा टेंशन में, टेंशन हो गई आत्मा को तो शरीर से बाहर आ गई, फिर कल बाहर आई आत्मा टेंशन में कर सकते हो या आंटी टशन में कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, कई आंटी आती है टशन में भाई साहब, ठीक है। तो फिर से बन गया यहां पे फ्लोरीन, कल से बन गया क्लोरीन, बाहर से बन गया ब्रोमीन, आई से बन गया बच्चों आयोडीन, आंटी से बन गया एस्टेटीन, एस्टेटीन, और टीएस से बन गया टेनेसाइन, टेनेसाइन, ठीक है, या टेनेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर 117, ठीक है। तो 117वां एलिमेंट जो है वो कौन सा है बच्चों, टेनेसाइन है, जो कि ग्रुप नंबर 17 में आता है। ग्रुप नंबर 17 में आता है, हेलोजन फैमिली का मेंबर है। किसमें आएगा, हेलोजन फैमिली, है ना। बाहरी विन्यास तो आप जानते हैं, ग्रुप नंबर 13 का जो है वो आपका P1, ग्रुप 14 P2, ग्रुप 15 P3, ग्रुप 16 P4, ग्रुप 17 P5 और ग्रुप 18 P6। अरे भाई P1 से P6 हो गया ना, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक बच्चा का डाउट है कि सर P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते, तो फिर 8 ऑक्टेव में कैसे लेते हैं। गौर करो, गौर करो, गौर करो। जैसे ही आप कक्षाओं पे जाओगे, ठीक है, P में तो नहीं ले रहे हम लोग, ये बाहरी विन्यास P है, ठीक है, बाहरी विन्यास P5 है। अब या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, P5 का मतलब P आता है S के बाद, है ना। S आया होगा पहले, देखो किसी भी कक्षा की शुरुआत होती है पहले S आता है फिर P आता है, तो S में 2, P में 5, हो गए कितने, 7। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो वो किसमें आएगा, P में हो जाएंगे 6, इसलिए तो -1 लिखा है। -2 क्यों नहीं लिखा, -2 इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 और 5 7 और 1 अष्टक, लेकिन P में 6 आते हैं, उससे पहले S के भी तो 2 हैं, इसीलिए तो अष्टक पूरा होगा। अष्टक पूरा होगा जब P6 हो जाएगा, P6 हो जाएगा तब ऑक्टेव पूरा होगा और वो स्टेबल होगा। लेकिन P6, P में 6 से ज्यादा की जरूरत नहीं है और ना भर सकते, लेकिन P6 भरने से पहले उसी कक्षा में उसी ऑर्बिट में S ब्लॉक भी तो भरा होगा मेरे भाई।
और एस ब्लॉक भरा होगा तो उसमें कितने एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं उसी कक्षा में? 2। तो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑर्बिट में कितने हो गए? 8। हाँ, पी में कितने हुए? 5, तो हमने P5 लिखा है, ठीक है। लेकिन 5 और 2 हो गए 7, तो या तो 7 दे दो या 1 ले लो। 1 लेते ही ये P6 हो जाएगा, P6 होते ही P फुल, और P फुल होते ही स्टेबिलिटी, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए, तो ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 18 में दिखाऊंगा ये चीज में, देखो आपको ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 के बहुत सारे नाम हैं। शून्य वर्ग, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैस है ना, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ओके, इनर्ट गैस, ओके। संयोजक विन्यास होगा P6 और संयोजकता दोस्तों 0, यानी इलेक्ट्रॉन देने लेने की नेचर 0, संयोजकता 0 होती है। क्यों? क्योंकि टोटल इनका जो 8 पूरा हो गया तो ना देंगे ना लेंगे, क्योंकि स्टेबल है। तो संयोजकता का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन्स कितना देना लेना अवेलेबल है। भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताइए, तो ये क्या फुलफिल कंप्लीट, अष्टक पूरा, ठीक है। तो इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक पूरा होने के अलावा याद करेंगे ट्रिक से, ये इनर्ट होती है, किसी से क्रिया नहीं करती। अरे क्रिया वो करे ना जो अनस्टेबल है। भाई इस दुनिया में क्रिया या जगह जगह रिज्यूम वही लगाते हैं, जगह जगह काम वही तलाशते हैं, तो अनस्टेबल है। जो स्टेबल हो गए, हमारी तरह सरकारी नौकरी लग गए, वो जगह जगह काम क्यों तलाशेंगे? वो वी आर स्टेबल, है ना। तो मजाक की बात है, लेकिन जो स्टेबल है वो क्यों बताओ रिएक्शन करेगा? रिएक्शन वही करेगा जो अनस्टेबल है, वो भी किस लिए? वो स्टेबिलिटी के लिए, स्थायी होने के लिए, ठीक है। तो हीलियम, हे नेता और करोड़पति जीवित रहें ओझल होकर, है ना। नेता, हे नेता, आपने कोई और ट्रिक पढ़ रखी हो तो वो पढ़ लेना। हे नेता और करोड़पति जीवित रहें ओझल होकर, जीवित रहें ओझल होकर। देखना, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये अक्रिय गैसें हैं, तो हे से बन गया यहां पे हीलियम, नेता से बन गया बच्चों नियोन, ठीक है, और से बन गया आर्गन, के आर से बन गया यहां पे क्रिप्टॉन, जीवित से बन गया जीनोन, रहे से बन गया रेडॉन, और जो 118वां एलिमेंट अब आया है उसका नाम है ऑर्गेन्सॉन। ऑर्गेन्सॉन, एटॉमिक नंबर 118। अब मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि आपको ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 जो है आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स याद कर लेने, क्योंकि काम आ जाते हैं। हीलियम का 2, 10 नियोन का, 18 आर्गन का, 36 आपके क्रिप्टॉन का, जीनोन का 54, है ना, 86 रेडॉन का, और 118 ऑर्गेन्सॉन का, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या याद कर लेंगे आप? परमाणु क्रमांक भी याद कर लेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18, ठीक है, दोनों का। क्लियर? इनको आप याद कर लेंगे, 118 ऑर्गेन्सॉन का होगा। इनको याद करने से होगा क्या कि आपको आगे चल के मदद मिलेगी आसपास के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता करने में, ठीक है। तो एक ग्रुप नंबर क्या हो गया बेटा? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, ये आपका हो गया क्या? पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लियर? एस और पी को डिटेल में पढ़ना है, डी एंड एफ का हमें फॉर्मल जो चार्ट है वो देखना है। अब मुझे एक बार बताना कि क्या आपको एक टेबल दिख पा रही है क्या, जो मैं दिखा रहा हूं, एक पीरियोडिक टेबल, बाकायदा आपको नोट्स में तो दिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिख पा रही है क्या? ठीक है, पीरियोडिक टेबल दिख पा रही है। चलिए मैं थोड़ा सा जो साइज है वो छोटी करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखानी है। देखो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया देखा जाए, ये छोटा हो गया ज्यादा ही, ठीक है। तो ये आपका एस ब्लॉक है ना, ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। यहां से और यहां तक ये कौन सा ब्लॉक है? पूरा डी ब्लॉक है, ठीक है। और यहां से लेके और यहां तक ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है टेबल का, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक का। विजिबिलिटी प्रॉपर है क्या, मुझे बताइएगा एक बार। अब देखना जरा, है ना। अब ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, इसको रोमन में याद रखना, इसको फर्स्ट ए और इसको सेकंड ए, फर्स्ट ए सेकंड, रोमन में इनके नाम है
फर्स्ट ए सेकंड ए, उसके बाद यहां चलिएगा थर्ड ए, है ना, इसको लिखते हैं फोर्थ ए, इसको लिखते हैं फिफ्थ ए, इसको लिखते हैं सिक्स्थ ए, फिफ्थ ए सिक्स्थ ए, इसको लिखेंगे सेवंथ ए, और इसको लिखेंगे एट्थ ए। ठीक है, रोमन में। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ग्रुप नंबर 11 है, ये 11 12 ये हैं, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट बी, इसको लिखेंगे सेकंड बी, यहां से फिर चालू होगी थर्ड बी, फोर्थ बी, यहां फिफ्थ बी, ये हो गया सिक्स्थ बी। ठीक है, फिर ये MN वाला जो हो गया ये हो गया सेवंथ बी। ठीक है, और उसके बाद के जो 3 आते हैं एक साथ, ठीक है, 3 ये वाले, है ना, ये तीनों आते हैं 8th बी में। तो कई बार रोमन जानकारी भी पूछ ली जाती है। क्लियर, कैसे क्या बोलना है, देखो ग्रुप नंबर 1 है उसको लिखेंगे फर्स्ट ए, ग्रुप नंबर 2 को, ग्रुप नंबर क्या, ग्रुप नंबर 2 जो है उसको लिखते हैं सेकंड ए, ग्रुप नंबर 2 1 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 13 को लिखा जाता है थर्ड ए, 14 को लिखा जाता है फोर्थ ए, 15 को लिखा जाता है फिफ्थ ए, 16 को लिखा जाता है सिक्स्थ ए, 17 को लिखा जाता है सेवंथ ए, और 18 को लिखा जाता है एट्थ ए। ठीक है, तो 1 2 13 14 15 16 17 18। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए, राहुल जांगिड, चलिए डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन, है ना। आपके क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में दूंगा, बट थोड़ा सा वेट कर लेने दो, मुझे इसको समझा लेने दो, है ना, मैं अभी दे दूंगा। ओके, चलो यहां तक बात हुई। इसके बाद यहां आ जाइए वापस। ठीक है, ग्रुप नंबर 11 12 को रख दीजिए, 11 और 12, 11 को लिखा जा रहा है फर्स्ट बी, 12 को लिखा जा रहा है सेकंड बी। ठीक है, अब 1 2 हो गया, 13 14 15 16 17 18 हो गया, 11 12 हो गया। अब वापस चलिए 3 से, 3 को क्या लिखा जाता है थर्ड बी, 4 को लिखा जाता है फोर्थ बी, क्वेश्चन आए यहां से, 5 को लिखा जाता है फिफ्थ बी, 6 को लिखा जाता है सिक्स्थ बी, है ना, और 6 को लिखा जाता है सिक्स्थ बी, 7 को लिखा जाता है क्या, 7 को लिखा जाता है सेवंथ बी, और जो 8 9 और 10 है इनको लिखा जाता है एट्थ बी। ठीक है, तो कई बार रोमन नेम जो है वो पूछ लिए जाते हैं, कई बार रोमन नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किस ग्रुप को क्या बोला जा रहा है, 1 2 फर्स्ट ए सेकंड ए, यहां से चालू करो 1 2 फर्स्ट ए सेकंड ए, उसके बाद थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवंथ ए एट्थ ए। ठीक है, ये हो गए। अब गिनती इधर से चालू होगी, फर्स्ट बी सेकंड बी 11 12 को, है ना। उसके बाद 8 9 10 जो बचे हैं उनको एट्थ बी में रखना है, सेवंथ बी सिक्स्थ बी फिफ्थ बी फोर्थ बी थर्ड बी। ठीक है, इस तरीके से रोमन में नाम रखे गए हैं और इनके क्वेश्चंस आते हैं बेटा पीरियडिक टेबल में। ठीक है, क्लियर। तो ये बात मैं जहां तक मानता हूं समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर, अपने नोट्स में जो पीरियडिक टेबल वाला जो सेगमेंट होगा उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, राहुल जांगिड, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा है कि भाई 2 नाभिकों की त्रिज्या, ठीक है, R1 रेशो R2 जो हो गया आपका, 1 सेकेंड, है ना, मैं बता देता हूं, R1 रेशो R2 आपने दे दिया 1:2। ठीक है, ये दिया। अब देखो सुनो, नाभिक की जो रेडियस होती है ना, वो नाभिक की जो रेडियस होती है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो किसके समानुपाती होती है, वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। यानी R1/R2 बराबर होगा A1/A2 का घनमूल। अब यहां पे R1/R2 दिया हुआ है, A1/A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A1/A2 एक्चुअल में क्या हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब। अरे उल्टा हो जाएगा ना, इससे हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, क्यूब। ठीक है, क्लियर। इसको जैसे ही क्यूब करोगे तो दोनों की मास नंबर का आपको रेशो निकालना है, तो ये आएगा 1/2 का क्यूब, ये उत्तर आ जाएगा 1/8। ठीक है, बोलो सेटिस्फाइड, यस और नो, सेटिस्फाइड यस और नो, टेल मी, आंसर इज 1/8। ठीक है, तो जनरली ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्लियर, आपके सिलेबस में मेटल नॉन मेटल से कहानी शुरू हो रही है। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियडिक टेबल,
केवल बेसिक्स के लिए आपको करवाया हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का है, ठीक है, बट फिर भी डोंट वरी, ये यहां से सीख लो। नाभिक की जो त्रिज्या होती है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? मास नंबर के, है ना, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के, क्यूब रूट के, ठीक है। तो R1/R2 बराबर होगा A1/A2 के क्यूब रूट। A1/A2 का क्या निकालेंगे? क्यूब, तो हो जाएगा A1A2 बराबर R1/R2 का क्यूब। डन? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आगे के लिए याद रख लेना, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो एस ब्लॉक में आ गए फर्स्ट डे सेकंड डे यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। डी ब्लॉक में आ गए ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, पी ब्लॉक में आ गए ग्रुप 13 से ग्रुप 18, ठीक है। अब एफ ब्लॉक की बात सुनिए। एफ ब्लॉक देखो, यहां जगह छूटी हुई 56 के बाद 57 और 58, ठीक है। 57 लेंथेनम था, 58 89 सॉरी 57 नहीं 89 बताया था आपको कल, 89 पे होता है एक्टिनियम। तो 57 पे था लेंथेनम और 58 पे था एक्टिनियम। तो 57 के बाद 58 से लेकर 57 के बाद 58 से लेकर और 58 से लेकर 71 तक ये लेंथेनॉइड्स है। और 58 के बाद यहां से चालू करेंगे और यहां से चालू करके ये कितना हो गया 90 से लेके और 100, यहां से क्या हो जाएगा लिखेंगे 90 से लेकर 103 तक, ये क्या है बेटा? ये है एक्टिनॉइड, ठीक है। अब गौर कीजिए, गौर करना, आपसे पूछा जाए कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहां है, तो सारे के सारे लेंथेनाइड उसी जगह पे पढ़ेंगे हम जहां पे लेंथेनम है, 57 की लोकेशन, और सारे के सारे एक्टिनॉइड कहां पे? जहां पे एक्टिनियम 89 है। तो मुझे बताओ लेंथेनम कहां है? लेंथेनम देखो ग्रुप नंबर 3, 1 2 3, ग्रुप नंबर 3, और आवर्त गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो टोटल 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया पीरियड, और 1 2 3 हो गया ग्रुप। तो जितने भी लेंथेनॉइड हैं, आपसे पूछा जाए कि लेंथेनॉइड एटॉमिक नंबर, लेंथेनॉइड का मतलब हो गया, लेंथेनॉइड का मतलब हो गया कि 57 के बाद चालू होते हैं 58 to 71। तो 57 की भी वही लोकेशन है और 58 से 71 की भी वही लोकेशन है। कौन सा? पीरियड आवर्त संख्या 6, आवर्त संख्या 6 और ग्रुप नंबर बेटा 3। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है। और 57 जो लेंथेनम है ना, वो डी ब्लॉक में आता है, 57 लेंथेनम डी ब्लॉक में आता है। प्रॉपर्टीज भी 57 लेंथेनम से ही मिलती है लेंथेनॉइड्स की। लेकिन आप कहेंगे सर हमें डी ब्लॉक में क्यों नहीं रखने दे रहे? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे, तो पाओगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक में डालना पड़ेगा। इस वजह से हमें एफ ब्लॉक में डालना पड़ा। लेकिन 57 पे क्यों रखा? क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाए एक्टिनाइड कहां पे है, तो 89 वाली जगह पे एक्टिनाइड है। बताओ, पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर वही 3। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिनाइड कहां पर है, तो एक्टिनाइड जो है वो कहां से चालू हो रहे हैं? 89। अब 89 डी ब्लॉक में है, लेकिन 90 से 103 तक, है ना। 89 एक्टिनियम ये डी ब्लॉक में है, लेकिन 90 से 103 तक जो एक्टिनॉइड्स हैं वो कहां आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके एफ ब्लॉक में आ रहे हैं। और एफ ब्लॉक में आ रहे हैं तो इनका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 7वां। और इनका ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 3रा। तो आपसे पूछे परमाणु क्रमांक 101 कहां है, तो तुरंत याद कीजिए कि 90 से 103 के बीच में आ रहा है 101। इसका मतलब वो एक्टिनॉइड है। और एक्टिनाइड की सबकी एक ही लोकेशन है, आवर्त संख्या 3, ग्रुप आवर्त संख्या 7, ग्रुप संख्या 3, पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिएगा, है ना बेटा। कौन सा वीडियो हटा दिया? मेरे समझ में नहीं आ रही बात। कौन सा वीडियो हटा दिया? और एप्लीकेशन में पैनल पीडीएफ एक क्लास की नहीं डल पाई अभी तक, है ना। और वो है वो भी आज रात को डल जाएगी। तो पैनल पीडीएफ भी हम टाइम टू टाइम डाल रहे हैं, और वीडियोस भी जानबूझ के कोई नहीं हटा रहा है। कभी कभार कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, या फिर हो सकता है दूसरे दिन अपलोड जब करते हैं तो कई बार हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए। तो इतने सारे वीडियोस हैं, लिटिल बिट आप मैसेज भी कर सकते हैं। इवन मेरे भी जो नंबर्स हैं वो बच्चों को मैं देके रखता हूं, ठीक है। तो जो मेरी जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है उनमें भी मैं यूट्यूब चैनल में नंबर बताता रहता हूं। इंस्टाग्राम आईडी है बीके पाठक साइंस के नाम से, bkpathak.science। तो वहां पे भी आप कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ, इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं वो मैं दोनों जो क्लासेस हैं उनके मैं ऐड एक साथ करवा दूंगा। 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर और आपका पीरियोडिक टेबल, दोनों का इंग्लिश मीडियम में जो है कल जहां तक कोशिश करता हूं
कल मैं आपके डलवा दूंगा 101%। ठीक है, तो नोट्स वोट्स ये सब टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, है ना, डोंट वरी। क्लियर? तो देखो दोबारा समझिए, हमने बात की थी कि भैया रोमन में क्या नाम रखेंगे ग्रुप्स का, तो रोमन में पहले और दूसरे ग्रुप का फर्स्ट है, सेकंड है। उसके बाद क्या बात की, उसके बाद 13 से लेकर 18 तक थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। ठीक है, 11-12 का फर्स्ट भी, सेकंड भी, और फिर 3 से चलोगे तो 3 पे थर्ड भी, 4 पे फोर्थ भी, 5 पे फिफ्थ भी, 6 पे सिक्स्थ भी, 7 पे सेवंथ भी, और 8, 9, 10 ये तीनों का 8 भी है। ठीक है, क्लियर? ये नाम है रोमन में। क्लियर? अब बात आती है कि ठीक है, एस ब्लॉक आपने ग्रुप नंबर 1 और 2, दोबारा समझा रहा हूं, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से 12, और ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 12 से 18। अब आप बोलेंगे सर एफ कहां आएगा, तो थिंक अबाउट एफ। एफ जो आ रहा है 57 पे जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनम है, और 89 पर एक्टिनियम है। एफ ब्लॉक के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज 57 से मिलती है, लेकिन 57 डी ब्लॉक में है क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आ रहा है, जबकि बाकी के जो लेंथेनॉइड्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में आ रहा है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आ रहा है, तो 57 के जैसी प्रॉपर्टीज है, लेकिन उनको रखना एफ ब्लॉक में पड़ेगा। तो जहां 57 है ना, उस जगह एक एलिमेंट नहीं है, 57 वाली जगह पे, इस जगह पे पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3, देखो पीरियड गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है ना, ग्रुप कितने गिनोगे 1 2 लेके 18 तक, तो 1 2 3 थर्ड पीरियड है, थर्ड आपका ग्रुप है, और सिक्स्थ आपका पीरियड है। इस एक जगह पे 15 तत्व रखे हुए हैं पीरियडिक टेबल में, इस एक जगह पर 15 एलिमेंट है। 57 लेंथेनम भी यहां पर है, और 58 से लेकर 71 तक जो लेंथेनाइड है वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो जितने भी लेंथेनाइड आते हैं 58 टू 71, उनकी जगह है आवर्त संख्या 6 ग्रुप नंबर 3, और लोकेशन है लेंथेनम की लोकेशन। ठीक है, इसी तरह जितने भी एक्टिनाइड हैं वो कहां आ रहे हैं, वो 89 एक्टिनियम पर आ रहे हैं। 89 की जगह क्या है, पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3, तो इस जगह पर भी 15 एलिमेंट है ना। आपने गौर नहीं किया, कभी गौर नहीं किया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि देखो जरा गौर करो, पहले आवर्त में 2 तत्व दिख रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम पहले आवर्त में, दूसरे आवर्त में 8 2, और उसके बाद देखो 2 और 6 8, है ना, तीसरे में भी 8 2 और 6 8, उसके बाद चौथे पांचवें में 18 18, चौथे में 18 1 2 लेके 18 तक, पांचवें में 18 1 2 लेके 18 तक। आपने नहीं सोचा कि छठवें और सातवें में 32 एलिमेंट कैसे आएंगे जब ग्रुप 18 ही है। भाई ग्रुप 18 है, देखो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 है। फिर आप कहोगे छठवें और सातवें आवर्त में कैसे आ गए 32 एलिमेंट्स, ऐसे आ गए कि 18 की जगह पे 18 तो थे ही, और ये जो 57 की जगह थी ना, इस पे 14 लेंथेनॉइड एक्स्ट्रा है, तो 18 और 14 बेटा कितने हो गए 32 हो गए। इसी तरह 89 जो एक्टिनियम की जगह है वहां पे भी 15 एलिमेंट है, तो 18 तो 18 की जगह पे होते, 89 की जगह पे इंक्लूड था, 14 एक्स्ट्रा हो गए, तो 18 एंड 14 32। इस वजह से छठवें और सातवें आवर्त में सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट हम बोलते हैं। भाई पीरियडिक टेबल में तो 18 ही ग्रुप हैं, पीरियडिक टेबल में तो 18 ही ग्रुप है, फिर आपने एक आवर्त में 32 तत्व कैसे डाल दिए, कैसे डाले कि एक जगह पे यहां 14 एक्स्ट्रा है और यहां पे भी 14 एक्स्ट्रा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां पाए जा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया कि बताइए एटॉमिक नंबर 60 की लोकेशन बताओ, तो एटॉमिक नंबर 60 58 से 71 के बीच में है, इसका मतलब वो लेंथेनॉइड है, और लेंथेनॉइड सारे एक ही जगह पे कहां पे, जहां पे 57 है, क्या बोलोगे उसको, पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3, है ना। इसी तरह आपसे आ जाए एटॉमिक नंबर 96 कहां है, तो 90 से 103 के बीच में है, लेंथ एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड 89 की जगह पे, 89 आता है कहां पे, पीरियड नंबर 7 ग्रुप नंबर 3। यार बहुत क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं, ठीक है, इससे ज्यादा खोलकर कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इससे ज्यादा खोलकर कोई नहीं पढ़ाने वाला। जिस लेवल पर जाकर आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, जिस लेवल पर जाकर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं यूनिक है और कहीं ना कहीं वो स्पेशल है बच्चों, ठीक है। क्लियर रही बात यहां तक, ओके डन। अब मैं जहां तक मानता हूं कुछ हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब समझ में आ गया क्या, एक बार मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अब समझ में आ गया क्या, ठीक है डन हुआ यहां तक। पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारियां कुछ हद तक डन हुई क्या,
ठीक है, बढ़े हम आगे, चलिएगा। अब ये हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ ली पीरियोडिक टेबल की। एस ब्लॉक किधर है, पी ब्लॉक किधर है, डी ब्लॉक किधर है, एफ ब्लॉक किधर है। ठीक है, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 है ना, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 पूरा ही पढ़ लिया है, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, और एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर की 2 लोकेशंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, लेंथेनाइड जो 14 तत्व है वो आते हैं आवर्त संख्या 6 पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 में। 57 पर जो लेंथेनम तत्व उसके साथ बैठे हुए हैं 14 एक ही जगह पे, है ना। और इसी तरह 89 एक्टिनियम की जगह पर 14 कौन बैठे हुए हैं, एक्टिनोइड एलिमेंट बैठे हुए हैं। और जो एक्टिनोइड है वो 90 से 103 तक होते हैं पीरियड नंबर आवर्त संख्या 7 और ग्रुप संख्या 3 के अंदर। ठीक है, बोलिए, चल गई बात, बताइएगा हाँ या ना, अच्छे से क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे की चीजों को समझते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक आप पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक देखिएगा, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो लिखे हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नहीं, ये लिखा है। उसके बाद लिखा है कहे शिव जी, कहे शिव जी सुने पार्वती, फुल स्टोरी। उसके बाद लिखा है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए मॉस्को में, ये ट्रिक लिखवाई। ओल्ड स्टाइल से टी पो लवली, फिर कल बाहर आई आंटी टशन में, और उसके बाद ऊपर से चालू होगा हीलियम, हे नेता और करोड़पति जीवित रहें ओझल होकर। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है। ठीक है, इधर पहले कौन आ गया है, एस ब्लॉक आ गया है। एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, उसके बाद कौन सा ब्लॉक आ गया है, डी ब्लॉक आ गया है। डी ब्लॉक आ गया है कहां से कहां तक, ग्रुप 3 से और ग्रुप 12 तक। ठीक है, ये आ गए हैं, क्लियर, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। इधर एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2, बोलो ठीक है, डन। चलिए अब आगे, अब सुनना, जो आपका पी ब्लॉक है इसमें एक सीढ़ी बनती है, ये सीडी पे आने वाले जो तत्व है ना वो सारे के सारे उपधातु कहलाते हैं। सीडी पे देखो कौन कौन आ रहे हैं, सीडी पे कौन कौन आ रहे हैं, सीडी पे देखना जरा, 1 सेकेंड, सीडी पे कौन कौन आ रहा है, सीडी पे आ रहा है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, ये आर्सेनिक है, सॉरी, पोलोनियम, एस्टेटिन। ठीक है, अब देखा जाए तो इन्हें बोला जाता है सीडी के तत्व, स्टेयर्स एलिमेंट, उपधातुएं इनको बोला जाता है, या मेटेलॉइड उनको बोला जाता है। सीडी के तत्व बोलते हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उपधातुएं बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उपधातुएं, ये ध्यान देने की बात है, ये मेटल नॉन मेटल को अलग करते हैं। ठीक है, ये जो सीडी दिख रही है आपको, ये किसको अलग कर रही है, मेटल नॉन मेटल को। ठीक है, सीडी के लेफ्ट साइड में ये जो सीडी आपको दिख रही है, क्वेश्चन आता है कि किसको किस में बांट रही है, तो सीडी के लेफ्ट साइड में कौन है बताओ, मेटल्स हैं, सारे धातुएं हैं। यानी धातुओं और अधातुओं को क्या करती है, ये तत्व अलग करते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। और सीडी के राइट साइड में, इधर राइट साइड में जो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, सारे के सारे अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि पीरियोडिक टेबल में वो तत्व या वे तत्व जो धातु को अधातु से अलग करते हैं वो कौन है बेटा, मेटलॉइड है, पी ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। अब दिक्कत यह है, एक एनसीईआरटी ने बोरोन को नहीं माना हुआ, दूसरी ने एस्टेटिन को नहीं माना हुआ। ठीक है, मेटलॉइड में नहीं कैलकुलेट कर रखा। रेलवे में क्वेश्चन आया एक बार,
तो कितनी संख्या, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। लेकिन उन्होंने बोरोन और एस्टेटिन दोनों को हटा दिया, उन्होंने 6 उत्तर मान लिया कि 6 है भाई। क्यों? क्योंकि बोरोन और एस्टेटिन में विवाद है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी 9th और 11th में, एक में आपके बोरोन नहीं दिया हुआ है, मेटलॉइड में नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, दूसरी में एस्टेटिन को नहीं कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो इस वजह से कंफ्यूजन है, लेकिन मैं वो क्लियर कर दूंगा। आप तो ये याद रखें, एस ब्लॉक डी ब्लॉक, है ना, ये हो गया लेफ्ट साइड में। इसके बाद मेटलॉइड आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो उपधातु आते हैं इनको सीडी के तत्व, स्टेयर्स एलिमेंट, या इनको एक नाम और दे दिया जाता है बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। क्वेश्चन आ जाता है ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, और ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहां पाए जा रहे हैं? पी ब्लॉक में, है ना। पी बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स के राइट साइड में ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। और इधर जो आप देख रहे हो वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, यहां एक एक्सेप्शन है, यहां एक अपवाद है इधर एक, और वो है हाइड्रोजन ग्रुप 1 में। तो एक क्वेश्चन आता है, ये नॉन मेटल है। ये क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पाए जाने वाली, आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में पाया जाने वाला अकेला नॉन मेटल, आवर्त सारणी के बाईं ओर पाया जाने वाला अकेला नॉन मेटल कौन सा? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो मेटलॉइड्स हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं, उपधातुओं के बारे में मैं बात करता हूं। उपधातु धातु को अधातु से अलग करते हैं, मेटल को नॉन मेटल से अलग करते हैं। ठीक है, ट्रिक पढ़ेंगे, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, जिए सब पॉल्यूशन फ्री, ये ट्रिक पढ़ेंगे। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, जिए सब पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, देखो B4 बोरोन, SI सिलिकॉन, AS आर्सेनिक, तेरी टेल्यूरियम, आत्मा एस्टेटिन, GA जर्मेनियम, सब एंटीमनी, पॉल्यूशन पोलोनियम। ठीक है, क्लियर? बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, ये हो गया टेल्यूरियम, ठीक है, एस्टेटिन, जर्मेनियम, एंटीमनी, और ये हो गया पोलोनियम। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि बोरोन और एस्टेटिन में क्या है बताइए? कंफ्यूजन माना हुआ है। बोरोन और एस्टेटिन में विवाद चल रहा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की 2 बुक्स को लेकर कंफ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान रखेंगे कि जनरली इनका नंबर पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि एनसीईआरटीज में इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो कोई भी आंसर दे पाना वो नेगेटिव करवाएगा, क्वेश्चन को डिलीट ही करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्तर 7 कर दोगे, ठीक है, तो 7 एनसीईआरटी जो 9th क्लास है उसमें भी 7 के नाम दिए हुए हैं, 11th में भी 7 के नाम दिए हुए हैं, लेकिन नेम में डिफरेंस है। एक जगह बोरोन दिया हुआ है, एस्टेटिन नहीं दिया हुआ, दूसरी जगह एस्टेटिन दिया हुआ, बोरोन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नाम तो आप देखा जाए तो 7 की बात कर सकते हो। ठीक है, 7 की बात कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि रेलवेज में क्वेश्चन आ चुका है, मैं देख चुका हूं, वहां क्या हुआ है कि उन्होंने आंसर 6 माना है। हो सकता है ये कि उन्होंने बोरोन और एस्टेटिन दोनों को ही हटा डाला। ठीक है, तो इस वजह से कंफ्यूजन है बच्चों, बट उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन राजस्थान में तो नहीं आया अभी तक, आता है तो आप 7 करके आइए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नाम मैं लिखवा चुका हूं, मेटल को नॉन मेटल से अलग करते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है ना, वो वापस से देखिए मैं बता देता हूं क्या करना है। पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप नंबर 1 2 एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 आपका पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक में सबके बारे में बताया है। डी ब्लॉक की बात की तो डी ब्लॉक में हमने 57 और 89, यहां पे 2 ऐसी जगह हैं जहां पे एक की जगह 15-15 एलिमेंट आ रहे हैं। 57 वाली जगह पे लेंथेनाइड्स आ रहे हैं 14 एफ ब्लॉक के, और 89 वाली जगह पर जो एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड आ रहे हैं 14। ठीक है, तो लेंथेनाइड की लोकेशन हो गई पीरियड नंबर 6, आवर्त संख्या 6 और ग्रुप नंबर 3। इसी तरह एक्टिनाइड की लोकेशन हो गई आवर्त संख्या 7 और ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में लोकेशंस है। उसके बाद ये बात हुई एस ब्लॉक लेफ्ट में, ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन है जो नॉन मेटल है। डी ब्लॉक उसके जस्ट बगल में 3 से 12 तक, ये सारा मेटल्स का है पूरा, है ना। और पी ब्लॉक में भी ये जो सीडी है इसके इधर नॉन मेटल्स, सॉरी इसके इधर मेटल्स हैं, यानी सीडी के लेफ्ट साइड में धातुएं हैं, और राइट साइड वाले जो सब है वो क्या है? अधातुएं हैं, वो आपके नॉन मेटल्स है। तो मेटल नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है, क्योंकि पी ब्लॉक तो मैंने आपको पूरा याद करवाया ही है। पी ब्लॉक बनाइए, यहां से सीडी निकालिए,
उधर के सारे, तो याद रखना कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, अक्रिय गैसें, ये सब क्या है? ये सब आपके नॉन मेटल्स है बच्चों। ये दोस्तों पीरियोडिक टेबल में हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर बताइए याद करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जिससे कि पीरियोडिक टेबल के फादर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में 101वां जो एटॉमिक नंबर है, क्वेश्चन आ जाता है उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए जिसका नाम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम पर है। ठीक है, तो मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, और मेंडलीव के नाम पर एटॉमिक नंबर 101 का नाम मेंडलीवियम रखा हुआ है। 104 का नाम फेमस साइंटिस्ट रदरफोर्ड के नाम पर रदरफोर्डियम रखा है। यूं तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ फेमस मैं आपको बता रहा हूं। 107 का नाम नील्स बोर के नाम पर बोहरियम रखा हुआ है। नील्स बोर के नाम पर बोहरियम रखा हुआ है। और एटॉमिक नंबर 111 का नाम जो है एक्स किरणों को खोजने वाले रोइंटजन के नाम पर रोइंटजनियम रखा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये मेंडलीवियम जो है, क्या इसको मेंडलीव ने खोजा है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मेंडलीवियम की जो खोज है वो सीबोर्ग नाम के साइंटिस्ट ने की है। किसने की है? मेंडलीवियम की खोज सीबोर्ग नाम के साइंटिस्ट ने की है। और सीबोर्ग के नाम पर एटॉमिक नंबर 106, परमाणु क्रमांक 106 सीबोर्गियम अलग से नाम रखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि मेंडलीवियम जो एटॉमिक नंबर 101 है उसको डिस्कवर किया सीबोर्ग ने, है ना। तो मेंडलीव को एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से जो ट्रिब्यूट, मतलब एक तरीके से मेंडलीव को सम्मान देने के लिए उस एटॉमिक नंबर का नाम मेंडलीवियम रख दिया गया, है ना, 101 को। और सीबोर्ग की ये बात लोगों को अच्छी लगी तो एटॉमिक नंबर 106 का नाम सीबोर्ग के नाम पर सीबोर्गियम रख दिया गया। ठीक है, तो ये जो है आप समझ ही लीजिएगा। अब मैं आगे की जानकारी जो है आपको देता हूं। मैं पीरियोडिक टेबल में बात कर रहा हूं साइज, आकार की बात कर रहा हूं, है ना, साइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, परमाणुवीय आकार, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अरे वो रेडियस से ही पता चलता है, परमाणु की रेडियस कह दीजिए या फिर उसको क्या बोल दीजिए, एटॉमिक साइज बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज देखना, एटॉमिक साइज के बारे में मैं नंबर 1 लिख रहा हूं कि पीरियड में, आवर्त में, है ना, आवर्त में जब आप जाएंगे तो पीरियड यानी कि आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। ठीक है, जब किसी आवर्त में आप लेफ्ट से राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। और कहां तक घटेगा याद रखना, ग्रुप 1 से 17 तक घटेगा। ग्रुप 1 से 17 तक घटेगा। ग्रुप 18 पर फिर थोड़ा बढ़ेगा। यानी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो साइज जो है वो घटता जाता है, लेकिन ग्रुप 17 तक तो घटता है। 17 से जैसे ही 18 पे जाते हैं वो स्लाइटली 17 के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो अक्रिय गैसें होती है, इनर्ट गैसें, उनकी जो साइज है वो अक्रिय गैसों के पहले ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन फैमिली होती है। ठीक है, तो साइज घटता जा रहा है तो जनरली हेलोजन फैमिली के मेंबर्स का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन हेलोजन फैमिली के मेंबर्स के कंपैरिजन में जो इनर्ट गैसेस हैं उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी पीरियड में, जो पीरियड में सबसे बड़ा आकार हो गया, पीरियड में जो लार्जेस्ट साइज होगी ना वो किसकी होगी? पीरियड में लार्जेस्ट साइज उसकी होगी जो लेफ्ट में, और लेफ्ट में कौन है? एल्कली मेटल। यानी किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा आकार उसकी क्षार धातु का होगा, किसी भी पीरियड में, क्योंकि लेफ्ट में क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 के मेंबर क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल। तो किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका होगा बेटा? एल्कली मेटल का। नेक्स्ट, जब आप किसी ग्रुप में, जब आप किसी वर्ग में, जब आप किसी समूह में किधर जाते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होगा? तो आपका जो साइज है वो बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ साइज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, क्यों? क्योंकि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी पढ़ते हैं ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बताओ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, है ना। और वो ग्रुप नंबर 17 तक घटता जाता है, 18 पे हल्का सा जंप कर जाता है, ठीक है। और इसी तरह जब आप किसी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, तत्वों का आकार घटता है, और किसी वर्ग में, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब मैं और आगे ले जाता हूं चीजों को, देखना। क्वेश्चन आता है कि धनायन का आकार, धनायन का आकार, क्वेश्चन आता है पॉजिटिव चार्ज, धनायन का आकार मूल परमाणु से छोटा होता है। धनायन का आकार मूल परमाणु से कैसा होता है, छोटा होता है। क्या ये बात सही है? कह रहा है, मैं बता देता हूं आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कैटायन इज स्मॉलर देन बेस एलिमेंट, जिससे बना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भाई आपके सामने एक है सोडियम और एक है सोडियम प्लस। अब गौर करना, सोडियम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, 11, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी कितने चक्कर लगा रहे हैं, 11। तो 11 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉनों को बांधा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही आप सोडियम प्लस में गए तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, प्रोटॉन रह गए 11, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। भैया जब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, अब समझना, यहां 11 लोगों ने 11 को बांधा हुआ था और यहां 11 लोगों ने 10 को बांधा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे पकड़ क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग पकड़, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो न्यूक्लियस बाहर की कक्षा को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच लेगा तो इसलिए इसका साइज क्या होगा, इसलिए इसका साइज छोटा होगा। तो याद रखना है कि जो धनावेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका साइज हमेशा अपने बेस एटम से क्या रहेगा, छोटा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा, न्यूट्रॉन्स क्या रह गए। इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, है ना, या इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, जेड इफेक्ट, जेड न्यूक्लियर इफेक्टिव, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, यहाँ पे 11 पर 11 काम कर रहे थे, यहाँ 10 पे 11 काम कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की जो इफेक्टिव पावर है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह जब ऋणायन की बात आती है तो ऋणायन का आकार जो होता है, एनायन का जो आकार होता है, ऋणायन का जो साइज होता है वो क्या होता है बताओ, वो मूल परमाणु से बड़ा होता है, ठीक है। मूल परमाणु से बड़ा होता है, यानी एनायन इज लार्जर देन इट्स बेस एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ गया n-3 और एक आ गया n। अब जरा गौर कीजिए, नाइट्रोजन में, यहां गौर करना, 7 प्रोटॉन्स ने 7 न्यूट्रॉनों को बांधा हुआ था। यहाँ पे 7 प्रोटॉनों ने 7 इलेक्ट्रॉन्स को बांधा हुआ था। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो 7 हो गए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ, 10। अब बताओ, यहाँ 7 ने 7 को बांधा होता है, 7 10 को बांध रहे हैं, पकड़ क्या हो गई, कमजोर, है ना। जो पावर है वो क्या हो गई, वीक हो गई, और पावर वीक हो गई, इसीलिए इसका जो साइज है वो क्या है बताओ, बड़ा है। तो याद रखेंगे कि धनायन का जो आकार होता है वो क्या होता है बताओ, वो छोटा होता है अपने बेस एटम से, लेकिन ऋणायन का आकार जो एनायन होता है उसका साइज अपने बेस एटम से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर, दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब एनायन का साइज जैसे जैसे, है ना, जो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, एनायन का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अब देखो हम बात करते हैं, हमारे पास साइज का एक ऑर्डर हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास है नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, ठीक है, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, और आपके क्या, एल्यूमिनियम +3 और सिलिकॉन +4, ठीक है। अब इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बताओ, सेम है, ठीक है। क्लियर, एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, केवल आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स है, वही डोनेट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इस पे सारे में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, ठीक है। देखो जरा गौर करो, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7, इलेक्ट्रॉन्स देखो 7 थे,
3 ले लिए, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ 7 ने 10 को बांधा हुआ है, मतलब वो देखना, वैल्यू देखना, यहाँ प्रोटॉन 8 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही 10, यहाँ प्रोटॉन 9 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही 10, यहाँ प्रोटॉन 10 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 10, यहाँ पे प्रोटॉन है 11, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ 10, यहाँ पे प्रोटॉन है, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन है 12, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10, यहाँ पे प्रोटॉन 13, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पे प्रोटॉन 14, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10। अब गौर करो इस बात को, क्या गौर करना है कि 14 लोगों ने 10 को पकड़ा हुआ है, तो पकड़ ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगी छोटी, और यहां पे 7 लोगों ने 10 को पकड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, आप पाएंगे कि दोस्तों न्यूक्लियस की जो पावर है वो क्या हो रही है कमजोर। तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पकड़ कमजोर होगी साइज का ऑर्डर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज घटे, सॉरी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आपका घटे और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की ओर आप बढ़ोगे, तो दोस्तों जो न्यूक्लियस की पावर है वो डिक्रीज होगी, तो साइज क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, पता लगा पा रहे हैं, यहाँ 14 ने 10 को पकड़ा, अच्छी पकड़ थी, या 13 ने 10 को पकड़ा थोड़ी कमजोर हो गई, ठीक है थोड़ा आकार बड़ा हो गया, या 12 ने 10 को पकड़ा और आकार बड़ा हो गया, 11 ने 10 को पकड़ा और आकार बड़ा हो गया, 10 ने 10 को पकड़ा और बड़ा हो गया, 9 ने 10 को पकड़ा, बताओ और बड़ा हो जाएगा क्योंकि पकड़ एकदम कमजोर होती जा रही है, फिर 8 ने 10 को पकड़ा, 7 ने 10 को पकड़ा। ठीक है, तो ये बात मेरी समझ में आ रही है साइज की, क्लियर। चले अब चलिएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा आकार, स्मॉलेस्ट साइज की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटे आकार की बात करूं, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में बच्चों हीलियम का आकार सबसे छोटा है। हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड फ्रांसियम इज द, है ना, स्मॉलेस्ट साइज हो गया। 1 सेकेंड, तो एलिमेंट्स में बात करें तो आपको क्या करना है, हीलियम सबसे छोटे आकार का तत्व है। ठीक है, सेकंड नंबर पर कोई पूछे हीलियम के बाद तो सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, हीलियम सबसे छोटे आकार का है, सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन की बात करेंगे। और लार्जेस्ट की आप बात करोगे, सबसे बड़े आकार की बात करोगे, तो आपके आगे आएगा उत्तर फ्रांसियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा आकार किसका है, फ्रांसियम का है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा है, हीलियम। ठीक है, सेकंड नंबर पर हीलियम से थोड़ा सा बड़ा कौन है बताओ, हाइड्रोजन, और सबसे बड़ा कौन है बताओ, फ्रांसियम। बात समझ गए क्या? ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करें, ये था साइज के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, वगैरह वगैरह, डन। अब मैं बात करता हूं आगे। अब दोस्तों छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, एक पढ़ा रहा हूं, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, तीनों ही नाम आते हैं यहां पर। इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं आईई। क्या होती है सुनना दोस्तों, हमें पता है कि अगर किसी भी परमाणु को, किसी भी एटम को हम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम क्या पढ़ेंगे कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कि कितनी एनर्जी देनी पड़े कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको, रिक्वायर्ड एनर्जी टू इमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। अब सिंपल सी बात है, जिसका साइज छोटा होगा
उसमें न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होगी, ठीक है। अरे भाई साइज छोटा होगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पे पकड़ मजबूत होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आयनन विभव जो है वो एटम की साइज के क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। यानी कि अगर छोटा साइज होगा तो आयनन विभव ज्यादा देना पड़ेगा, आयनन विभव हाई होगा। और अगर बड़ा साइज होगा, साइज ज्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम में ही काम चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आप समझेंगे कि पूरी पीरियड टेबल में मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा आयनन विभव है वो हीलियम का है, क्योंकि हीलियम का साइज सबसे छोटा है। और मिनिमम जो आयनन विभव है वो सीजियम का है। अब आप कहेंगे कि सर सीजियम क्यों लिखा, जबकि सबसे बड़ा आकार तो फ्रांसियम का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव जो होते हैं, उनके लिए आयनन विभव की नीड नहीं होती, आयनन विभव नहीं लिखते उनका। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो तो बिना एनर्जी दिए ही लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो तो विदाउट एनर्जी दिए ही इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के पार्टिकल्स डोनेट करते रहते हैं, है ना, रिलीज करते रहते हैं। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्रांसियम का हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमने सीजियम लिखा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हमने बात की है कि आपको अगर आयनन विभव चाहिए, आपको अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, साइज देखेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है आपके सामने कि क्वेश्चन आता है, 1 सेकेंड, यहां तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करें तो पहले समझेंगे किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, आयनन विभव। जिसका छोटा आकार होगा उसकी पकड़ मजबूत होगी, पकड़ मजबूत होगी तो उसका आयनन विभव क्या रहेगा, उच्च रहेगा, ठीक है। जिसका बड़ा आकार होगा उसकी पकड़ कमजोर होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखने की नीड ही नहीं होती। और जो आपके अक्रिय गैसें हैं, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, जो आपके अक्रिय गैसें होती हैं वो स्टेबल होती हैं, इसलिए उनको आयनन ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा, अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है बेटा, उच्च होता है, हाई होता है, ठीक है। ये आयनन विभव के बारे में बात की, क्लियर। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आयनन विभव ज्यादा होगा या सेकंड आयनन विभव ज्यादा होगा। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या सेकंड ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं इसका कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम आयनन विभव का मान ज्यादा होता है या द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा होता है। समझो, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो वो न्यूट्रल में से निकाला जाता है, उदासीन परमाणु में से निकाला जाता है, डन। न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने कोई एनर्जी दी और पहला आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कुछ एनर्जी देके, उसको आपने बोल दिया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन विभव, ठीक है। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हो तो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकाल रहे हो, धनावेश में से, धनायन में से, कैटायन में से, है ना। और कैटायन में क्या बोला है, कैटायन का साइज मूल परमाणु से छोटा होता है। यानी समझो, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो प्रोटॉन ज्यादा है उस समय और इलेक्ट्रॉन कम है, तो न्यूक्लियस की पकड़ कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा। न्यूक्लियस की पकड़ कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, किसी कोचिंग में फैकल्टीज पढ़ाती हैं, ठीक है। अब उन फैकल्टीज को अगर आप तोड़ के लाना चाहते हैं, चल ही रहा है आजकल, आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक फैकल्टी आप जैसे तैसे तोड़ लाए तो आगे पकड़ क्या कर दिया, सामने वाली पार्टी ने मजबूत कर दिया, तो दूसरी फैकल्टी तोड़ के ला पाना बड़ा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है हमेशा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक है। तो साइज से कनेक्शन है, आप जो भी मैंने लिखा दिया है बोर्ड पे वो मैक्सिमम है जो पूछा यहां से जाता है, ठीक है। आगे बात करता हूं, आगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब छोटे छोटे हैं, केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे और केवल जो है कंसेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, क्लियर। इसको लिखते हैं ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये उल्टा है। मतलब हमने पढ़ा था कि अगर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे दें तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, उल्टा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या कि किसी परमाणु की, क्या पढ़ेंगे, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा,
मुक्त होने वाली ऊर्जा। द रिलीज्ड एनर्जी आफ्टर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन, रिलीज्ड एनर्जी आफ्टर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, मैक्सिमम हीलियम का है, बिल्कुल यही तो बताया है ना, मैक्सिमम हीलियम का है ये बताया था। फिर आगे की जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनका हाई होता है, तो बिल्कुल हीलियम इनर्ट भी है, तो उसी का तो सबसे ज्यादा है, ये हो गया ना, तो बात तो यही बताई है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं बताया मैंने। ठीक है, क्लियर। तो इनर्ट गैसेज का हाई होता है क्योंकि वो स्टेबल होती हैं। अब इनर्ट में भी सबसे छोटा आकार है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, इस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की है। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो किसकी है, क्लोरीन की है। मिनिमम के बारे में बुक्स में एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, लेकिन सीजियम को कई जगह कंसीडर किया गया है, तो आप केवल मैक्सिमम मिनिमम का ही यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी है बेटा, क्लोरीन की, और सबसे कम किसकी है, सीजियम की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब होता है प्राप्त करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन करने पर, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर, गेन करने पर, है ना, और रिलीज्ड एनर्जी की क्वांटिटी, ये क्या कहलाती है आपके, है ना, ये आपके कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलिए केवल ज्यादा कम ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन्स, पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स को, साझे के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने की क्षमता, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर आपको लिखवा रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनकी है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा। ठीक है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली जो अधातु होते हैं, उनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना उनकी नेचर है। ठीक है, तो उनकी जो विद्युत ऋणता है, उनकी जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो धातुएं होती हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं, है ना, मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, विद्युत धनी, क्लियर। तो मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन के तौर पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन जैसे कुछ नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकते हैं, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। समझो भाई, पार्टनरशिप की, लेकिन एक बेईमान होता है ना, वो क्या करता है बेटा, वो पूरे प्रॉफिट को अपनी तरफ खींचता है, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके, कागजों में हेर फेर करके, खर्चा तो ज्यादा दिखा देगा, ठीक है, और आमदनी कम दिखा देगा। करते नहीं करते लोग, तो ये ऐसे ही ये जो विद्युत ऋणी तत्व बेईमान होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये क्या करते हैं, किसी ईमानदार आदमी, सीधे आदमी के कांटेक्ट में आएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देते, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, बोलिए। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत ऋणता। तो हम लोग मैक्सिमम पार्ट जो है पीरियोडिक टेबल का डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और इनके छोटे छोटे डेटाज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में और कुछ चीजों की, तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्का तत्व
लाइटेस्ट एलिमेंट H, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर हीलियम है, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु लिथियम, ठीक है। भारी धातु, हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु ये है ओस्मियम, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, सबसे मजबूत जो धातु है वो है टंगस्टन, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, सबसे कठोर पदार्थ, एलिमेंट सबसे कठोर पदार्थ या तत्व की बात करें तो हीरा। अब हीरा आप कहेंगे कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लाइटेस्ट, देखो लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर क्या, हीलियम, ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट में फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम। लाइटेस्ट मेटल की बात करें तो लिथियम, हैवीएस्ट मेटल की बात करें ओस्मियम, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की बात करें, मजबूती की बात करें तो आपको याद रखना है टंगस्टन सबसे मजबूत है। स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट की बात करें तो आप बोलेंगे हीरा, ठीक है। पदार्थ सबसे बड़ा, सबसे मजबूत जो पदार्थ है वो क्या बताओ, हीरा। कुछ और बातें बोली जाती हैं, मैजिकल गैस, मैजिकल गैस, मैजिकल गैस, जादुई गैस, जादुई गैस नियोन को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस किसको बोला जाता है, जीनोन को बोला जाता है, ठीक है। नोबल गैस तो आपने पढ़ी, नोबल मेटल, उत्कृष्ट धातुएं किसको बोला जाता है, उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट धातुएं किनको बोलते हैं, नोबल मेटल। क्यों, क्योंकि ये भी लगभग लगभग इनर्ट होती हैं, है ना, ये भी लगभग लगभग अक्रिय होती हैं, क्रिया कम करती हैं, ठीक है। तो नोबल मेटल बोला जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। इसी तरह क्वेश्चन आता है सिक्का धातुएं, कॉइन मेटल, ऐसी धातुएं जिनसे सिक्का बनाया जाता है, सिक्का धातुएं कॉइन मेटल। तो क्वेश्चन आता है सिक्का धातुएं पीरियडिक टेबल के कुछ कौन से ग्रुप में आती हैं, तो सिक्का धातुएं पीरियडिक टेबल के 11th ग्रुप में आती है, 11th ग्रुप, 11th ग्रुप। और कौन कौन सी है ये, तांबा, सोना, चांदी, ठीक है। तो ये सिक्का धातुएं हैं, इनसे क्या बनाए जाते थे पहले के टाइम में, सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। AgAuPt, सोना, चांदी, प्लेटिनम तीनों महंगे होते हैं, साथ ही साथ तीनों लगभग लगभग अक्रिय होते हैं। आगे चल के केमिस्ट्री में ही आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे हम मेटल्स की, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता की बात करेंगे, ठीक है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम लगभग लगभग अक्रिय होते हैं। सोना और प्लेटिनम सबसे अक्रिय धातुओं में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, ठीक है। सिक्का धातु की बात करें, कॉइन मेटल, तो यहाँ याद रखना है कि कॉइन मेटल वे होते हैं जिनसे सिक्के बनाए जाते थे पहले, है ना। और ये 11th ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, कॉपर, Au और Ag, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, सिक्का धातुएं, इनको बोला जाता है कॉइन मेटल्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, ऐसे तत्व जो मृदा में बहुत दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं या बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व है 17, 17 किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 में। अब आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर 3 में तो लैंथेनाइट, एक्टिनाइट सब आते हैं, तो ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम प्लस 14 लैंथेनाइड, इनको बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। कौन कौन है, एक आपका स्कैंडियम है, ठीक है, दूसरा आपका यट्रियम है, लैंथेनम और 14 लैंथेनाइड, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट, इनको क्या बोला जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, उनको बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और अदर जो अन्य इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अन्य जो बच गए उनको याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे उनको, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम प्राकृतिक तत्व, अंतिम नेचुरल एलिमेंट, अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो अंतिम प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है। एंड फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, प्रथम
कृत्रिम तत्व कौन सा है? फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है? तो आप लिखेंगे टेक्नीशियम। टेक्नीशियम इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। कौन सा? टेक्नीशियम। और प्रथम खोजा गया तत्व, फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट, प्रथम खोजा गया तत्व, तो प्रथम जो खोजा गया तत्व था, ठीक है, वो जो खोजा गया था 1669 आई थिंक, ठीक है, और इसका नाम था फॉस्फोरस, ठीक है, और फॉस्फोरस को खोजा था हेनिंग ब्रांड ने, हेनिंग ब्रांड, फॉस्फोरस, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया एलिमेंट जो था वो क्या था बताइए, है ना, क्लियर, वो आपका हो गया हेनिंग ब्रांड, ठीक है, 1669, याद रखेंगे ये बात। चलिए, क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे बात करेंगे। एक बार यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। चलिए, चलिए, अच्छा, सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स की बात की जाती है तो सीजियम, जीनोन, इनके लगभग 36 आइसोटॉप्स हैं, बट इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं है, ठीक है, क्लियर। टिन के भी काफी ज्यादा आइसोटॉप्स हैं, तो इसका कोई कंफर्म ऑथेंटिक आंसर नहीं है। बाकी जैसे मैंने बात की आपसे किस किस के बारे में, सीजियम के बारे में, जीनोन के बारे में, अबाउट 36 आइसोटॉप्स है, बट एनसीईआरटी ने कंफर्म नहीं किया है ना। किसी तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने शेल होंगे बेटा, पता लगा लो। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ गए होंगे, 2 8 10, और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हो गए ना 3, 2 8 10, 10 और 3 13, क्लियर। वही तो निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एटॉमिक नंबर 100 के आगे का नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा कि परमाणु क्रमांक 100 के बाद आप नाम कैसे लिखेंगे, है ना, नोमेनक्लेचर आफ्टर 100, ठीक है। तो आज भी जैसे नया तत्व खोजा जाएगा तो उसका क्या नाम लिखा जाएगा, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? एक बार मुझे समझाइएगा। चलो, अब देखो जरा, 100 के बाद, 100 के बाद के तत्वों का आईयूपीएसी नाम, 100 के बाद के तत्वों का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए कोड आपको याद करना है, ठीक है। कोड कैसे याद करेंगे देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक को 0 को बोला इसको बोला नील, ठीक है, बिल्कुल 0 को बोलते हैं नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, पेंट के बाद हो गया आपका बिल्कुल हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, ठीक है। तो ये है आपका क्या, 1 से, ठीक है, 1 सेकंड, मैं अभी कंप्लीट ही कर रहा हूं, ठीक है। तो जब इस तरह आपको नाम लिखना है ना, तो बस क्या करेंगे आप, पीछे ईएम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लास्ट में ईएम लगा देंगे। लाइक मैं अभी बता रहा हूं, जैसे मान लो आपको बनाना है 113, तो 113 एक के लिए क्या लिखेंगे, अन, एक के लिए क्या लिखेंगे, फिर अन, और 3 के लिए ट्राई, तो इसका नाम हो जाएगा अन अन ट्राई ईएम, अन अन ट्राइयम, अन अन ट्राइयम, क्लियर हुई बात। मान लो आपको लिखना है 120, तो आप क्या लिखेंगे, अन बाई, अरे एक के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम, ठीक है। मान लो आपको लिखना है 128, तो आप क्या लिखेंगे, अन बाई ऑक्टियम, अन बाई ऑक्टियम। मान लो आपको लिखना है 150 या 152, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, अन पेंट बाइयम, है ना। अब उल्टा भी लिखने को दे सकता है तो आप समझ जाना,
है ना। उल्टा लिखने को देते, मान लो आपको दे दिया, आपको ले दिया कि अनहैप्ड पेंटियम, ये दे दिया, नाम बताओ। तो अन से क्या पता चला 1, हैप्ट से पता चला 7, और पेंटियम का मतलब क्या हो गया 15। ठीक है, तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल की मैक्सिमम डिटेल्स, पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम जो कंसेप्ट्स हैं वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। यहां पर आप किसी भी लेवल पर आप जाएं, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक पूरा, पी ब्लॉक पूरा, डी ब्लॉक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेटल्स हैं, है ना, कहां से कहां तक है, बाहरी विन्यास से आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे आप कैसे पता करेंगे, किसके बारे में, लोकेशन के बारे में कैसे पता करेंगे। साथ ही साथ आपको बात बताई कि भाई जो एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, उनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको साइज के बारे में बता दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं आपको, जो पीरियोडिक टेबल में आपको बता ही दिए वैसे तो, कि लेफ्ट साइड मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट साइड नॉन मेटल होते हैं। पढ़ाई दिया आपको, वैसे पढ़ाया था ना कि पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, मैं आपको और चीजें एक और बता देता हूं, 1 सेकेंड, लास्ट में बता देता हूं कि ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये याद रखना है, लेफ्ट साइड में आप जानते हैं कौन है, मेटल है। ठीक है, और राइट साइड में कौन है बताओ, नॉन मेटल है, अधातु हैं। ये तो आपको पता है। अब जब आप मेटल्स में ऊपर से नीचे जाएंगे तो याद रखना धात्विक गुण घटेंगे, धात्विक गुण घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। मेटल्स में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा अच्छे से लेंगे जिनका साइज छोटा होगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन्स पे ही पकड़ मजबूत नहीं होगी तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींच पाएंगे। ठीक है, तो जब आप यहां जाते हैं टॉप टू बॉटम, जब नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम जाया जाता है तो याद रखने का कि अधात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं, है ना, अधात्विक गुण घटते हैं। तो कई बार यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटती हैं। ठीक है, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया क्या कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना की रफ से फरियाद, ये पढ़ते हैं ना। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो धात्विक गुण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आपसे पूछा जा रहा है कि अधात्विक गुण बताओ ज्यादा किसके होंगे, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अधात्विक गुण है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, वो डिक्रीज होंगी। डिक्रीज होंगी का मतलब है फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, क्लोरीन में कम, ब्रोमीन में कम, आयोडीन में और कम। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा यार पीरियोडिक टेबल को इससे ज्यादा खोल के नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। बाकायदा प्रॉपर नोट्स आपको डल जाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। और किसी भी तरह की दिक्कत आपको आए तो आप जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम कोई सा भी टॉपिक, अब आगे किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, अब हमारे हाथ में, हम जो चाहें वो पढ़ें। ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल आपको मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन में, किसी भी चैनल पे, कहीं पे भी, यूट्यूब पे, कोई भी इस लेवल का को पढ़ा दे तो आप मुझे आके कहना कि सर पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, इसलिए लोग हजारों की भीड़ में बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चैनल छोड़ के बीके पाठक को ढूंढते हैं, बिकॉज द कंटेंट इज बाइलिंगुअल एंड सेकंड द कंटेंट डेप्थ, कंटेंट की डेप्थ और एग्जाम ओरिएंटेशन। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट कक्षाओं में। तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, जय हिंद।